साथियों नमस्कार। सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने देखा कि 712 एडी में किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण किया। इसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में लगातार आक्रमण जारी रहा, जिसमें सर्वप्रथम 1000 एडी में महमूद गजनवी ने पेशावर के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध अभियान किया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1175 एडी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके बाद वो चला जाता है और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और अपनी पहली राजधानी लाहौर को बनाया। फिर हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी तक का पूरा इतिहास क्रम देखा और प्रमुख घटनाओं को देखा, किस प्रकार से कुछ विद्वान जो है इन लोगों के साथ भारत आए। और अब आज इस कड़ी में हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि तुगलक वंश, लोदी वंश और इनके महत्वपूर्ण शासक और उनके समय में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम प्रश्नोत्तर शैली में आज करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। जी हाँ, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 ईस्वी में दिल्ली तुगलक वंश की स्थापना की थी। निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के लिए कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त। हनूज दिल्ली दूरस्त ये किसने कहा था? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक वंश के शासक जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था ये। और ये क्यों कहा था? तो ये सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का विवाद था। विवाद इस बात को लेकर था कि इसने निज़ामुद्दीन औलिया को दी गई पूर्व में जो ज़मीन थी उसे वापस ले लिया था। इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। तो बंगाल अभियान से वापस आते समय इन्होंने दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर तुगलकाबाद में पुत्र जौना खां द्वारा इनके स्वागत के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए जो है लकड़ी का महल बनवाया गया था। तो उसके ढह जाने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। तो इसके पहले ही ऐसा समझ लीजिए सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसी भविष्यवाणी करके कि जो है दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्थ है, तो एक तरीके से भविष्यवाणी ही थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो तुगलक वंश में 4 शासक हुए थे मुख्य रूप से। तो सबसे पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर तीसरे नंबर पे थे फिरोज शाह तुगलक, तीसरे नंबर पे ये दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद तुगलक, और फिर चौथे नंबर पे लास्ट नंबर पे थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस तरीके से ये क्रम होगा 1 3 4 2, तो ये वाला सही होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला जो कि अरबी भाषा में है, इसमें अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे जो है अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था। कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर को ही, या फिर इसे दीवाने को ही कहा जाता है या अलग से इसे अमीरे को ही कहा जाता है। तो ये किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसके अलावा देखिए इसमें और भी कई प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं। तो बलबन ने शुरू किया था दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज करारोपण से संबंधित एक नया विभाग था, इसकी शुरुआत की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा तो ये जो खैराती अस्पताल था इसकी स्थापना की थी। तो इस तरीके से हम इसके साथ साथ में अमीर कोही के साथ साथ में हमने देखा दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्तखराज और दारुल सफ़ा। फसल चक्र प्रणाली, अकाल संहिता तथा तकावी ऋण का संबंध किस सुल्तान से है? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक से। तकावी ऋण का मतलब होता है अग्रिम ऋण, यानी फसल की पैदा होने से पूर्व जो है फसल की बुआई वगैरह के लिए जो ऋण दी जाती है उसको तकावी ऋण उस समय कहा जाता था। आज भारत में जैसा कि केसीसी
वाला लोन है, उस तरीके से कुछ था। तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जिन प्रभा सूरी जो कि एक जैन मुनि थे, इनसे मुलाकात भी करता था, इन्हें दान भी देता था, और हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। और वो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कांस्य अथवा तांबा के चलाए गए सांकेतिक मुद्रा का मूल्य किसके बराबर था? देखिए, ये बहुत ही इतिहास में विवादित शासक रहा है। इसके द्वारा चलाए गए 5 अभियान असफल रहे, तो उसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी एक प्रमुख अभियान था, जिसमें उन्होंने एक चांदी का चांदी के मूल्य का सिक्का था, उसके बराबर उसी के मूल्य का इन्होंने कांस्य, जो कि फरिश्ता ने के अनुसार, और या तांबे का था, बर्नी ऐसा बताते हैं, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका मूल्य था चांदी के मूल्य के बराबर। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया। फलतः घर घर जाली टकसालें बन गई। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के 5 विवादित योजनाएं असफल रहीं। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं थी इनकी। सल्तनत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल परियोजनाओं का उल्लेख बर्नी ने किया है। बिल्कुल, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि तुगलक की जो 5 परियोजनाएं थीं उसका उल्लेख किसने किया है, तो बर्नी ने किया है। और ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने लूटा था। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में मिलता है ऐसा स्रोत, कि ज्वालामुखी मंदिर लूटने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से जो संस्कृत की पुस्तकें थी उसे ले जा करके फिर उसने अनुवाद विभाग को सौंप दिया और फारसी में उसका अनुवाद भी करवाया। और इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। बिल्कुल, इक्ता व्यवस्था, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत ने सर्वप्रथम गौरी जो है लेकर आता है, उसके बाद में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू किया भारत में, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत कर दिया। ये भी सही कथन है। सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज शाह ने लगाया, तो जजिया कर भी जो है फिरोज शाह ने लगाया, ये भी सही है। इस प्रकार ये चारों कथन सही हैं। और हमने जजिया का इतिहास देखा था कि जजिया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही 712 AD में भारत में जजिया कर का जो है लगाया जाना शुरू हो जाता है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका व्याख्या। मोहम्मद तुगलक के 5 असफल योजनाएं कौन कौन सी थी? राजधानी परिवर्तन, इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। राजधानी परिवर्तन जैसा कि पता है दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता था। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। फिर इसका खुरासान अभियान था मध्य एशिया का, और कराचील अभियान था, और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। इसका किसानों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इस तरीके से 5 योजनाएं इसकी असफल रहीं। और इक्ता व्यवस्था था, इसको लाने वाला भारत में गौरी था, उत्तर भारत में लागू करने वाला इल्तुतमिश था, और वंशानुगत करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। तो ये याद रखिए, ये बिल्कुल प्रश्न इसमें से आते हैं। और 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर शरीयत में स्वीकृत मात्र 4 करों को लगाए जाने वाला शासक कौन था? यानी बहुत सारे कष्टदायक करों को समाप्त करके सिर्फ 4 ही कर लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं कौन कौन से थे। तो इसने जजिया लगाया, जो कि पहले से चली आ रही थी। इसने जजिया को हिंदुओं पर लगने वाला कर था, और ज़कात जो कि धनी मुसलमानों पर लगने वाला कर था, और खुम्स जो कि लूट के माल पर लगता था, और खराज गैर मुस्लिम भू राजस्व कर था। तो इस तरीके से ये 4 कर इसने लगाए, बाकी सब खत्म कर दिए। सल्तनतकालीन शब्दावलियाँ अध एवं विक। देखिए, आजकल इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं शब्दावलियों से, अध एवं विक। अगर मध्यकालीन भारत से अगर 5 प्रश्न मिलते हैं तो उसमें से एक प्रश्न अवश्य ये मिल जाएगा। तो अध एवं विक किससे संबंधित था? तो ये सिक्कों से संबंधित जो है पदावली थे, शब्दावली थे। तो अध एवं विक क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के थे। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित ये सिक्के थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन छांटिए। तो ये कथन है आपका, सिंचाई कर यह हक ये सर्व लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। बिल्कुल सही है। सिंचाई कर किसने लगाया था सबसे पहले? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको हक ये सर्व कहा जाता था। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह था। तो जो है ये भी सही है। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक।
तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसलिए डी वाला होगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक के समय ये कहा जाने लगा कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है? यानी इतना सिमट गया था कि इसको जो है दिल्ली सल्तनत को जो है दिल्ली से पालम तक के साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी। तो ये तुगलक वंश को कहा गया था। तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे, देखते हैं व्याख्या में। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल था 1394 से 1412 तक के समय साम्राज्य दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गया था, इसलिए इसे कहा गया ऐसा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश एकमात्र कौन सा? सैयद वंश था। तो ये दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ शियाओं का, इसके पहले जो थे वो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे, लेकिन ये शिया संप्रदाय के लोग थे। सैयद वंश की स्थापना खिज़र खां ने 1414 में की थी और वो एक शिया मुसलमान था। सैयद वंश में 4 शासक हुए 1414 से लेकर के 14 से 51 तक, जिसमें पहला शासक था खिज़र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। तो ये सीरियल से पूछने के लिए, लगाने के लिए आ सकता है। खिज़र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनका संबंध किस शासक से था? तो ये मुबारक शाह से संबंधित थे। सैयद वंशीय द्वितीय शासक मुबारक शाह के समय याहिया बिन सरहिंदी था यहाँ पर भारत में। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान राज्य था। अफगान, अब जैसे वो शिया वंश था, शिया साम्राज्य था, उसी तरीके से लोदी वंश क्या था? अफगान राज्य था। तो ये अफगानी द्वारा स्थापित लोदी वंश था, इसलिए इसे अफगान राज्य कहा गया। अंतिम दिल्ली सल्तनत लोदी वंश के शासक अफगानी थे, जिसकी स्थापना अफगानी मुसलमान बहलोल शाह गाजी ने की थी। यानी इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये बहलोल शाह लोदी जो है, ये अफगान मूल का था। तो 1451 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी। इससे पूर्व के सभी वंश के शासक तुर्क मुसलमान थे। दिल्ली सल्तनत के अफगान शासकों का सही कालानुक्रम, अफगान शासकों का कालानुक्रम मिलाने के लिए आ सकता है प्रश्न। तो ये बहलोल लोदी सबसे पहले जिसने स्थापना की थी, फिर सिकंदर शाह लोदी था जिसने आगरा की स्थापना की थी, और इब्राहिम लोदी जो पानीपत के युद्ध के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से ये आपको क्रम ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक बहलोल लोदी था। ये बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया था, बहलोल लोदी ने। इसको देखते हैं कितने वर्ष तक। तो इसमें गयासुद्दीन बलबन जो ऑप्शन में दिया हुआ था, लगभग 21 वर्ष तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्ष तक शासन किया। और बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1489 तक लगभग 38 वर्षों तक बहुत लंबे समय तक शासन किया था। इसका शासनकाल बहुत ही लंबा था, 38 वर्ष तक इसने मतलब अपने जीवन का लगभग आधे से अधिक जो है शासन सत्ता में निकाल दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत की राजधानी परिवर्तन करने वाला सिकंदर शाह तीसरा शासक था। देखिए दिल्ली सल्तनत, अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, बिल्कुल ये कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, इनको आपको बिल्कुल जो है इस तरीके से निकालना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को। तो ये उन्हीं में से एक प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत में राजधानी परिवर्तन करने वाला सबसे पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा किस तरीके से राजधानी परिवर्तन करता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली से दौलताबाद। फिर तीसरा शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है। तो ये कथन सही है। इब्राहिम लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये गलत है। इब्राहिम लोदी नहीं लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। और सुल्तान सिकंदर शाह ने अनाज से जक़ात समाप्त कर दिया था। जक़ात कर जो था वो अनाज पर से लेना समाप्त कर दिया था। तो इसमें जो है 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ये बी वाला होगा इसका ऑप्शन। देखते हैं वहाँ। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद तथा सिकंदर लोदी ने आगरा जो है अपनी राजधानी बनाई 1504 ईस्वी में। गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये खतौली का युद्ध से भी प्रश्न आता है, तो ऐसे अंदर में जाकर के प्रश्न युद्ध से पूछ लेता है। तो ये कौन सा युद्ध था? खतौली का युद्ध था, जो कि 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान
युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था। जी हाँ, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा गया था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो ये युद्ध भूमि में मारा गया था और बाबर ने भारत में इसी जीत के साथ मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। लेकिन अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, स्थापत्य कला कैसी थी, साहित्य क्या क्या लिखे गए, और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये सारा एनालिसिस जो हम करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, ये अब तक आए हुए सभी परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज की सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के आधार पर बनाए गए प्रश्नों की श्रृंखला है। और इसको विश्लेषण करके हम इतना विस्तार दे देते हैं कि ये 20 प्रश्न लगभग 50 प्रश्न से भी अधिक इसकी क्षमता हो जाती है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब ना किया है अब तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।